Turning boy. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाव की की तर धर्म पाळण्यासाठी जमलेलो आहोत। जय हिंद, कालच जय आझाद महाराष्ट्र, मैदानामध्ये जय ऐतिहासिक असा भवानी, शपथविधी जय झाला। शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाउ, जापानीज में कोनिचिवा, फ्रेंच में बोंसोir। प्रदीप जी, Abaria ko jabo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wonderful, absolutely wonderful. So finally we had the oath-taking ceremony yesterday. Of course, we talked about it yesterday as well. एकनाथ शिंदे साहब ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। Yes, But I believe he's still not very happy. He's not very happy with the fact that there's no clarity with regard to the kind of departments that he's going to be getting. he wants home, and Yes. Mr. Fadnavis is very abundantly clear there will be no home. Home is with BJP. मतलब गृह मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा, यानी आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी खुद गृह मंत्री Yes. रहेंगे, गृह मंत्रालय वो खुद संभालेंगे। और जहां तक अजीत दादा का सवाल है, आई थिंक फाइनेंस इज गोइंग टू गो टू हिम He's एज very happy. यूजुअल, and he's a very very happy man. He's very happy with the fact that he's dislodged his uncle. He's dislodged his uncle from the throne. The competition that was there all the time. Yes. He has to see that he has wiped out the entire Western Maharashtra, Paschim Maharashtra total अपने हाथ में रखे अजित पवार जी। जी, बारामती reclaim किया। Baramati was lost. Supriya Sule won by more than 1 lakh votes. He defeated Sunitra. She defeated Sunitra Pawar. in a Lok Sabha election. In the Lok Sabha elections. And he is won by 1 lakh votes. And he's in an won by assembly 1 lakh election. votes in the assembly section. क्या That means he has बात है। cleansed swept. He has swept across Baramati, the assembly constituency. जी, Whereas in the Lok Sabha, the bigger constituency, she could only win by 1 lakh. He has won assembly 1 lakh. Shows the trust the people have with Ajit Pawar. चलिए ये तो बात हो गई चुनाव की सर। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब जो है, अब काम शुरू कर देना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। महाराष्ट्र में जो समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर हैं, एंड दे नीड अर्जेंट अटेंशन, एंड आई थिंक आई होप द पोर्टफोलियोज विल बी डिसाइडेड वेरी वेरी क्विकली। दिस इज अ स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली टुमारो। आई थिंक ओथ टेकिंग विल टेक टुमारो फॉर ऑल द MLAs, the newly elected MLAs, swearing in. They have to be sworn in. फडणवीस जी ने क्लियर कट कहा कि देखिए, सुनिए मेरी बात, डेवलपमेंट इज द एजेंडा, एंड फ्रॉम फर्स्ट डे वी आर गोइंग अहेड विद ओनली डेवलपमेंट। और जो भी रिट्रीब्यूशन है, रिवेंज है, मैंने कहा कि लोगों ने हमको तकलीफ दिया था। एमवीए के सरकार जब था, हमारे कार्यकर्ताओं पर केसेस हो गए थे, उनको बहुत परेशान किया था। बट देयर विल बी नो रिवेंज, देयर विल बी नो रिट्रीब्यूशन। वी गॉट नो टाइम फॉर दैट। वी आर वर्किंग। विकसित महाराष्ट्र की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस मेड हिज एजेंडा abundantly clear. It's only development talk, only development. और सुप्रिया सुले जी ने मांग करी है कि भाई 2100 रुपये जो हैं वो इसी महीने से आप देने शुरू कर दीजिए, जो आपने अनाउंसमेंट करी है लाडकी बहना स्कीम के तहत। और उसके अलावा जहाँ तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, राहुल गांधी जी अब वो तो बिल्कुल ईवीएम के खिलाफ हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई पूरी भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरा का पूरा जो है वो ईवीएम का मैटर जो है वो लिया जाएगा आगे। 755 केंद्र में उन्होंने वापस रिकाउंटिंग एंड मांगा है। नाउ दे आस्क्ड फॉर रिकाउंटिंग, सो ईवीएम विल बी कलेक्टेड एंड योर वीवीपीएट्स विल बी कलेक्टेड ऑन 755 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो 755 केंद्र, नॉट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अगर कहीं ना कहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अगर हुआ तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग इश्यूज। और उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ये कहा है कि ईवीएम को लेकर के मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूं कोर्ट से कि जब भी ये लोग कोर्ट में आए तो इनको एक जल्दी डेट दे दी जाए, फटाफट डेट दे दी जाए, और इस मामले को हमेशा के लिए खत्म कीजिए, आइदर दिस वे और दैट वे, जो कुछ भी है। That's what he says. In any event, at the moment, I think we are joined by a wonderful panel of guests. I think we've got Mr. Shailesh Pandey of the BJP with us. Is Mr. Pandey with us? नमस्कार पांडे साहब। नमस्ते। नमस्ते नमस्कार, जय सिया राम सर। नमस्कार। जय सिया राम, हर हर महादेव। जय जय सिया राम, हर हर महादेव। सुशील व्यास जी शिवसेना के, सुशील व्यास जी शिवसेना के,
आज सुशील व्यास जी मुस्कुरा नहीं रहे हैं, क्या हो गया सर? वैसे वैसे उनकी मुस्कान जो है वो एकदम, उनके आने के पहले उनकी मुस्कान आ जाती है कमरे में। चलिए, हाँ ये ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल ये जबरदस्त है। इसलिए कल एकनाथ जी के साथ ही थे, बना रहे थे, आइए डीसीएम का ओथ लेना है आपको। और ढोने साहब एज यूजुअल ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा खुश। ढोने साहब कांग्रेस के हमेशा, मैंने ढोने साहब को आज तक कभी गंभीर अवस्था में नहीं देखा है, मतलब मैंने कभी उनको ना डिस्टर्ब देखा है ना स्ट्रेस्ड आउट देखा है। He's got explanations to every situation. हर सिचुएशन का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन धोनी साहब तुरंत दे देते हैं। ये पुराने कांग्रेसी हैं साहब, वो पुराने जो कांग्रेसी हुआ करते थे, जो सबको टेंशन दिया करते थे और टेंशन लिया नहीं करते थे, वो ढोने साहब हैं हमारे। चलिए सर, ऐसा है जी, अभी जो नए लोग हैं हमारे जैसे, उनको काम करने का मौका ज्यादा मिलेगा जी, हमको काम करने का स्कोप मिलेगा, जनता के लिए आवाज उठाओ, यानी आपके भाषा में चिल्लाने का मौका हमको मिलेगा। और हमको आदत है, हमको खुशी भी होती है उसमें। क्या बात है साहब, वंडरफुल वंडरफुल। तो शैलेश पांडे साहब, आपसे शुरू करता हूं। शैलेश पांडे जी, एक बार फिर आपको साधुवाद, मुबारकबाद, आपका अभिनंदन। सरकार बन गई, हमारे मित्र आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, जो सबसे यंगेस्ट मेयर बने थे नागपुर के और सेकंड यंगेस्ट मुख्यमंत्री बने थे 2014 में महाराष्ट्र के, वो तीसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण करी मुख्यमंत्री पद की, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका जो ये वाला कार्यकाल है वो सबसे ज्यादा जबरदस्त रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र को आज की तारीख में उनकी बहुत जरूरत है साहब। क्या है कि इश्यूज बहुत गंभीर है, फार्मर्स का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, यूथ का इशू है, और सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ में है वो पानी का इशू है सर। मराठवाड़ा में, खानदेश में, विदर्भ में, मतलब पानी की ऐसी हालत हो गई है कि जो अपना ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इतना नीचे चला गया है। आई थिंक पॉलिटिकल डिफरेंसेस खत्म करके सबको इकट्ठे काम करना होगा ऑन अ वॉर फुटिंग, मुझको ऐसा लगता है। शैलेश पांडे जी, अब आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी सबसे पहले क्या करने वाले हैं? बोलिए सर प्लीज। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की सारी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी हमारे नेता, उनको, उनके परिवार को बधाई देता हूं कि आदरणीय देवेंद्र जी एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं और महायुति की सरकार के अब उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री बने और आदरणीय अजित दादा पवार जी उप मुख्यमंत्री बने, और जल्दी हमारा मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा और महायुति की सरकार संपूर्ण महाराष्ट्र के विकास के लिए, हिंदुत्व के लिए, विरासत के लिए और महाराष्ट्र के हित के लिए और प्रत्येक 14 करोड़ महाराष्ट्र के जन के लिए, जनमानस के लिए सतत 24 घंटे समाज सेवा का कार्य, विकास का कार्य करेगी। और महाराष्ट्र को आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए हुए संकल्प, पवित्र संकल्प की 2047 तक भारत देश को हमें संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। उस यज्ञ में संविधा के रूप में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के रूप में होने वाला है। और महाराष्ट्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी, महायुति के कार्यकर्ताओं की जो चाहत थी, जो इच्छा थी, वो आज इच्छा पूर्ण हुई। इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी, और समस्त जो हमारा पांडे जी देवेंद्र फडणवीस जी ने ये उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ का एजेंडा क्लियर है, महाराष्ट्र आता थांबणार नहीं, महाराष्ट्र आता थांबणार नहीं, डेवलपमेंट एजेंडा है। उन्होंने एक दिन पहले जिस प्रकार से एमवीए ने उनको परेशान किया था, बीजेपी के अलग अलग कार्यकर्ताओं को परेशान कर दिया था, उन्होंने बहुत यानी जिस प्रकार से मुसीबतें खड़े कर दी थी, मगर देवेंद्र फडणवीस ने कहा नो रिवेंज नो रिट्रीब्यूशन, बदले की राजनीति नहीं होगा, महाराष्ट्र अथा थामणार नहीं, एजेंडा क्लियर है, बदले की राजनीति नहीं होगा। जी बिल्कुल नाम्बियार जी, और मैं राजीव जी के भी जो प्रश्न बाकी रह गए थे उसका जवाब देते हुए यही कहूंगा कि
महाराष्ट्र की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने यही सोचा था, यही सुना था। और देवेंद्र जी ने पहले एक बार कहा था कि मेरा पानी उतरता देख ये मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, समंदर हूं मैं, एक बार फिर लौट कर आऊंगा। और देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र की जनता की चाहत पर, अपनी कार्य क्षमता पर वो एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। भले ही चुनौतियां बड़ी हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, लेकिन पानी जैसी समस्या के समाधान के लिए देश, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने पहले 2014 के कार्यकाल में जल युक्त शिवार की योजना शुरुआत की थी, जिसका पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ही उसका गुणगान हुआ था। और कई अवार्ड्स भी देवेंद्र फडणवीस जी को उस योजना के माध्यम से मिले। और जल युक्त शिवार योजना के माध्यम से मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र में भी पानी पहुंचा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी उस योजना को और जन जन तक पहुंचाएंगे, उसको और गांव गांव तक लेकर जाएंगे और पानी की समस्या से महाराष्ट्र की जनता को निजात पहुंचाएंगे। और उसके साथ ही और भी जो भी समस्याएं हैं उनका संपूर्ण समाधान करेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी एक विजनरी नेता है, बहुत ही वो एक विद्यार्थी की तरह नेता है, हर चीज में वो सीखते हैं और उनकी स्टडी किसी भी विषय की बहुत जबरदस्त होती है। और वो उनकी जो स्टडी है, उनका जो अनुभव है, प्रचंड अनुभव है, उस अनुभव का फायदा महाराष्ट्र को मिलेगा। और आने वाले समय में जिस तरह से 2014 से लेकर अब तक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी एक विकास पुरुष के रूप में उभरे हैं, आज मुंबई में मेट्रो पुरुष, मेट्रो मैन के रूप में उभरे हुए हैं। आज बड़ी बड़ी योजनाओं को असली जामा पहनाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया मुख्यमंत्री के रूप में। अब उनके इस दूसरे इनिंग में भी महाराष्ट्र के संपूर्ण विकास में चौमुखी विकास होगा, ऐसा मैं पूरे मेरे आत्मविश्वास के साथ महाराष्ट्र की जनता को आश्वासित करूंगा कि महाराष्ट्र का कोई भी कोना, चाहे वो मराठवाड़ा का हो, चाहे वो विदर्भ का हो, चाहे वो उत्तर महाराष्ट्र का हो, खानदेश का हो, चाहे वो कोंकण का हो, चाहे वो पश्चिम महाराष्ट्र का हो, कोई भी कोना ऐसा बचेगा नहीं जहां पर संपूर्ण विकास की क्रांति देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पहुंचेगी नहीं। आज भारत right, so let's get some other people also in. We'll come back to you and we'll talk to you in detail. ढोने साहब, आपने सुना शैलेश पांडे जी ने जो कुछ कहा, तो आपको लगता है ऐसा होगा सर? क्या मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि आई नो देवेंद्र फडणवीस जी इज अ वेरी वेल मीनिंग, वेरी सिंसियर पर्सन। वो मतलब जब से, मतलब मैं नागपुर से जानता हूं उनको, हिज इंटेंशन इज वेरी क्लियर, इरादा बहुत नेक है और बहुत अच्छा है। अब ढोने साहब आप बताएं, डॉक्टर साहब। ऐसा है, फडणवीस साहब ने तो बोला अभी कि अभी महाराष्ट्र रुकेगा नहीं, इसका मतलब क्या है? अभी तक रुक गया था, 2.5 साल तो यही थे डिप्टी सीएम। आवाज आ रही है सर? उनके कहने का मतलब और तेजी से दौड़ेगा, ऐसा कोई नहीं होता है। और तेजी से दौड़ेगा कि महाराष्ट्र अभी रुकेगा नहीं, इसका मतलब रुक गया था क्या? वो डिप्टी सीएम थे और ये सीएम थे। देखिए बीजेपी वाले इतने होशियार है, वो शिंदे साहब को सीएम बना दिया क्योंकि 2.5 साल बचे थे जी। मराठा है, नेता है, काम करने वाले हैं, तो उनको सीएम बना दिया। उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़े, सबको जितनी सीटें मिली थी वैसे वैसे उनको वो प्रोपोर्शन में जीत गए। लेकिन जब पहले बोले कि शिंदे के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और बाद में जैसे बीजेपी की 132 सीटें आ गई, उन्होंने बदल दिया, फिर देवेंद्र फडणवीस जी को बना दिया। तो ये तो बीजेपी की ऐसा ही, यानी दूसरी जो सहयोगी पार्टियां है उनको खत्म करने का, धीरे धीरे खत्म करने का प्लानिंग रहता ही है जी। तो आपके मुताबिक मैंने सवाल जो पूछा था उसका तो जवाब देना सर। वो तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो तो उनका इंटरनल मैटर है, उसके ऊपर तो व्यास साहब ज्यादा अच्छी तरह बात कर पाएंगे। तो आप ये बताएं, ढोने साहब आप ये बताएं कि विकास की जो अभी बात हो रही है, जो ये बात हो रही है कि एकदम पानी की जो समस्या है उसको ऑन एन इमरजेंसी बेसिस उसके ऊपर कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा, आपको लगता है ऐसा होगा सर? डॉक्टर ढोने। देखिए जलयुक्त शिवार जो योजना उन्होंने लाई थी जी, फेल हो गई जलयुक्त शिवार, सक्सेस नहीं रही। हमारे यहाँ पे एक बार आए थे देवेंद्र फडणवीस जी वाशिम जिले में, जी वाशिम में जी, लोकसत्ता का
प्रेस रिपोर्टर है, उसने बताया, उसने जानकारी निकाली कि भाई ऐसा ऐसा जलयुक्त शिवार का ये है, लेकिन वो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा है, जब वो सीएम थे तो देखिए बात ऐसी है कि ये बोलते हैं अच्छा, सपने दिखाते हैं बड़े बड़े, लेकिन होता नहीं। अभी देखिए मोदी जी से कौन बड़ा हो सकता है बीजेपी में, विश्वगुरु बोलते हैं, लेकिन अभी देखिए देश की हालत क्या हुई। और ये कोई कांग्रेस वाला नहीं बोल रहा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी बोल रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी वक्त में बढ़ी है। तो अब लोग बेरोजगार हो गए, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ किया, भाग गए उद्योगपति देश से, तो पैसे डुबा के भाग गए। तो जब मोदी जी का ये हाल है तो देवेंद्र फडणवीस जी तो उनके चेले हैं, वो देवेंद्र मोदी जी से तो अच्छा काम नहीं कर सकते ना। दोनों साहब, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब ने ईवीएम पर तो टोटली प्रश्न लगाया है और 755 केंद्रों में आपके कांग्रेस के और एमवीए के लोगों ने कंप्लेन करके पैसे भर के चुनाव का काउंटिंग वगैरह वो प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा। तो क्या जो सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप बार बार कह रहा कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम, ये 755 केंद्रों के जब काउंटिंग होगा तो आपको लग रहा है कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा बाहर? ऐसा है कि जहां तक मेरा पर्सनल बात है तो मैं मानता था कि यूएम में कुछ तो सब बराबर है, उसमें कुछ गलती नहीं होती, वो बराबर होती है, ऐसे मान के चलते थे। और हम एक अंदाज लगाते थे कि ये क्षेत्र में, ये विधानसभा में ये कैंडिडेट को इतने वोट मिल सकते, तो हमने देखा वो अंदाज भी करीब करीब बराबर निकला। लेकिन अभी लोकमत जैसे पेपर में आ गया है कि 95 जगह पे जो डाले गए वोट और यूएम से वो निकले हुए वोट, उसमें अंतर है, डिफरेंस है। तो ये तो सोचने वाली बात है कि कुछ तो कहीं ना कुछ, और कई जगह पे कैंडिडेट बहुत कम वोटों से हारे हुए हैं। हमारे यहाँ नाना पटोले 208 वोटों से जीते, कई जगह पे 841 से बुल्ढाना की सीट हार गई शिवसेना की। तो एक एक वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में एक भी वोट का हेरफेर नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है। अच्छा, अखबार ने डायरेक्ट छापा है अपने इसमें कि नहीं, ये 95 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे डिफरेंसेस दिखे। तो शक, लोगों को शक होना तो यानी वास्तविकता के अनुसार है। तो मतलब इस शक को दूर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन हाँ, बिल्कुल ये शक को दूर करना चाहिए जितनी जल्दी। और यही डिमांड आ रही है, जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो भी कह रहे हैं। और इनफैक्ट बट बाय द वे, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं राजीव कुमार साहब, उन्होंने भी कहा है कि वो बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और एक एक चीज सामने रखेंगे। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन कुछ काम का नहीं। बट आपका दिल से आप कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं है। आपने कहा कि नहीं, गड़बड़ी हुई कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। देखिए, मैं नहीं मानता था, इसके पहले मेरे बहुत सारे डिबेट भी होती थी ऐसी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता ईवीएम में। लेकिन जब प्रूफ आ रहा है कि उसमें कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं, तो फिर तो शक तो होना, ये तो हर एक को शक हो सकता है, किसी को भी लगता है। आप भी विद्वान आदमी है, आप भी विद्वान व्यक्ति है दोनों साहब। अगर आपने दिल में ठान लिया कि गड़बड़ी नहीं है तो नहीं होना चाहिए। In any event, I am reasonably certain the election commission will clarify. And the नहीं, ऐसा है, sooner they इलेक्शन clarify, the कमीशन जो है ना, इतना बेकार है। उन्होंने देखिए शिवसेना किसकी है? शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे की। शरद पवार ने स्थापन की हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस, उनके दोनों के सिंबल छीन लिए। दूसरी बात, उनकी 9 सीटें अभी भी वो हारी, वो क्या है, ट्रम्पेट और वो तुतारी और ट्रम्पेट इसमें है। अभी भी 9 एमएलए उनके कम हो गए राष्ट्रवादी कांग्रेस के। तो ये क्यों ऐसा करते? उन्होंने जब डिमांड की थी कि ये ट्रम्पेट जैसा चिन्ह मत रखिए, तो क्यों रखा ही? और इन्होंने तो शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वो डायरेक्ट दे दिए इनको, शिंदे साहब को, और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी अजित पवार को दे दिए। और अभी ये इलेक्शन का निकाल कुछ भी आने दो, लेकिन उसके पहले जब था तो उस वक्त तो शिवसेना किसकी थी? उद्धव ठाकरे की थी, और संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार थे, लेकिन उनसे छीन लिया गया। तो जो चुनाव आयोग है, ये कुछ काम का नहीं, ये सरकार की, बस सरकार के जैसा बोलते हैं, वो कठपुतली जैसा है। राइट, लेट्स गो टू मिस्टर व्यास। व्यास साहब, नंबर 1, आप क्या खुश हैं सर? जो भी अभी हुआ है, क्या आप उससे खुश हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये बात चल रही है कि क्या एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस जी के बीच में कोई तनावपूर्ण स्थिति है अभी?
गृह मंत्रालय को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि गृह मंत्रालय तो भाई हमारे पास ही रहेगा। क्योंकि जो एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से जो डिमांड आई थी वो ये थी कि भाई अब मैं उप मुख्यमंत्री हूं, फाइन, लिहाजा बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जो मंत्रालय आपके पास था, जो जो विभाग आपके पास था बतौर उप मुख्यमंत्री के रूप में, वो अब मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि अब मैं उप मुख्यमंत्री हूं। एंड दैट आई थिंक इज अ रीजनेबल डिमांड। अब व्यास साहब आप बताएं, बोलिए सर। बजाज जी, पहली बात तो महायुति में आपस में इतना मजबूती के साथ सामंजस्य है जिसका बखान मैं करना नहीं चाहता, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की जनता ने जिसको सराहा है 2.5 साल में, जिस तरह से मजबूती के साथ इकट्ठा होकर के तीनों दलों ने सरकार को चलाया, उसका प्रत्युत्तर महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता ने अपने मतदान के माध्यम से दिया, जिसके नतीजे को हमने देखा। प्रचंड बहुमत से हमारी महायुति की सरकार पुनः आई है। अब आपस में कोई मतभेद की कुछ है नहीं। और जो बातें आप कह रहे हैं, गृह मंत्रालय, फलाना मंत्रालय, ये तो इस तरह की कोई पब्लिक डोमेन में बातें होती हमने सुनी नहीं, और पहली बात हो भी नहीं सकती। देखिए, आप माफ कीजिएगा, मेरा ये कहना कि किसी भी मंत्रालय का बंटवारा जो अगर गठबंधन में होता है, उसकी चर्चा टीवी डिबेट में नहीं हो सकती। वो तो नेता लोग आपस में बैठ के तय करेंगे, और जब तय हो जाएगा महाराष्ट्र की जनता के सामने आ जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। उसकी चर्चा के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में ये विभागों का बंटवारा नहीं होता है, और वो आपस में हम लोग समन्वय से कर लेंगे। उसको लेकर के कोई मतभेद महायुति में नहीं है। महायुति बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाई है, और मजबूती के साथ सरकार चलाएगी, महाराष्ट्र की जनता का विकास की तरफ उन्मुख करेगी और उसकी सेवा करेगी। अब जो मेरे भाई सुबोध जी कह रहे हैं, तो पहली बात तो इनकी व्यक्तिगत राय जो ईवीएम को लेके, उसको मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने कम से कम ईमानदारी से माना कि ईवीएम में इनको कोई गड़बड़ी नहीं लगती। ठीक है, एक इनके दल के स्तर पर जो है, दल के प्रवक्ता होने के नाते इनको अपने दल की बात भी कहनी पड़ती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, 26 नवंबर 2024 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अब उससे बड़ा न्यायालय तो देश में है नहीं, उन्होंने ईवीएम को लेकर एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि ईवीएम एक तकनीकी है जिसको हमको अपनाना चाहिए। जो अपनाई हुई तकनीक है उसमें कोई ठोस आधार नहीं है कि उसके खिलाफ कोई जो बातें हो रही है उसका कोई आधार हमारे सामने पेश नहीं किया गया। अतः अब बैलेट पेपर की पद्धति पे वापस जाने का कोई कारण हमें नजर नहीं आता। ये कोई हमारा शिवसेना का या महायुति का या बीजेपी का फैसला नहीं है, ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, और उसको हम सबको मानना चाहिए। हम सबको उसको मानना चाहिए। अब दूसरी चीज, अब आप कह रहे थे कि किसी पत्र ने ये छाप दिया जो ईवीएम में वोट गिने गए वो कम थे, ज्यादा थे। आप भी चुनाव में रहते हैं, हम भी चुनाव में रहते हैं। चुनाव की एक अपनी प्रक्रिया है। एट द वेरियस लेवल ईवीएम को जांच करने के लिए या उसको क्रॉस चेकिंग करने के लिए रेंडमाइजेशन होता है, और हर दल के प्रतिनिधि को उसमें इन्वाइट किया जाता है। चाहे वो स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम मशीन बाहर ला करके उसको रखने की बात हो, या असेंबली सेगमेंट से एक बूथ पे ले जाने, हर जगह पे उम्मीदवार या पार्टी के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। तो उस समय भी हम चेक कर सकते हैं। अब तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि वोट कम ज्यादा, आपका पोलिंग एजेंट सुबह 4:30 बजे वहां बुलाया जाता है मॉक पोल के लिए, यानी वोट शुरू होता है 6-7 बजे, उसके 90 मिनट पहले मॉक पोलिंग होती है, जिसमें कोई भी प्रतिनिधि जो वहां उपस्थित है मॉक पोलिंग के माध्यम से चेक कर सकता है कि ईवीएम मशीन बरोबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है उस बूथ के अंदर। फिर दिन भर वो जब वोटिंग हो जाती है तो लास्ट में वहां का जो बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो एक 17C फॉर्म देता है, 17C, जिसमें पूरा लिखा रहता है कि दिन भर में उस बूथ में कितने वोट गिरे। वो 17C आपका एजेंट जब काउंटिंग में जाएगा तो काउंटिंग एजेंट हर टेबल में, उस टेबल का जब वो बूथ खुलेगा तो उसका अपने पास रहता है कि भाई हमने हमारे इस बूथ में वोटिंग के दिन इतने वोट गिरे थे, अब आप काउंटिंग के पहले बताइए, फिगर हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराइए कि इसमें इतना बूथ है, वोट है कि नहीं है। अब वो क्रॉस चेकिंग के बाद अगला बटन दबता है कि कितना वोट किसको मिला। ये सारी प्रक्रिया अगर आप अपनाओगे नहीं, उसके अपनाए बिना उसका कोई रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में लाओगे नहीं, और खाली एक आरोप लगाने के लिए आरोप लगा दोगे कि वोट कम गिने गए, ज्यादा गिने गए, वैसा हुआ,
अरे भाई, आपको ये सारी प्रक्रिया, चुनाव, आपने कह दिया कि निर्वाचन सुशील व्यास जी। जो आयोग है वो तो एक कठपुतली है, वो एक संवैधानिक संस्था है। उसके बारे में इतने हल्के पुल्के रूप से हम कमेंट करना शायद एक जिम्मेदार नागरिक के लिए ठीक भी नहीं है। व्यास जी, और आप तो सं- भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हो, तो आपको जिम्मेदारी से कोई पब्लिक डोमेन में बयान देना चाहिए। व्यास जी, छोटा मोटा मतभेद नहीं है, संजय राउत का कहना है, संजय राउत का कहना है, इनसाइड इंफॉर्मेशन है, छोटा मोटा मतभेद नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वहां पर रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू है, संजय राउत का कहना है। और नाबियार जी, संजय राउत जी को पता नहीं उनके अपने दल के लोग उबाटा वाले भी गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते। उनका एक काम है, सुबह 9 बजे एक एंटरटेनमेंट के लिए कोई बातें कह देते हैं, दिन भर उसका हम लोग मनोरंजन के रूप में सुनते हैं और उसका चर्चा करते हैं। उनको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारे में कोई वार नहीं है, हम फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह मजबूत है ना, ये गठबंधन कमजोर है न होगा। मजबूती के साथ आने वाले 5 वर्ष भी सेवा करेंगे। क्लैरिफिकेशन व्यास साहब, जो अभी आपने बोला फेविकॉल, लेट मी अश्योर आवर व्यूअर्स, वी हैव नथिंग टू डू विद पीडीलाइट। जो फेविकॉल के मैन्युफैक्चरर हैं, पीडीलाइट हमारे स्पॉन्सर नहीं है। वी वुड लव टू हैव देम एज अ स्पॉन्सर। नहीं, हमें भी नहीं है, हमें भी नहीं है सर, डिस्क्लेमर, पॉपुलर एक मुहावरा है, उस हिसाब से कह दिया। व्यास जी, मगर देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि एकनाथ शिंदे जी पहले एग्री कर चुके हैं कि 132 1+ के बीजेपी को अपने आप ही सीएम का अधिकार है। इतने संख्या में अगर जीत के आए 132 odd plus, तो इट इज नेचुरल दैट द सीएम विल बी फ्रॉम द बीजेपी। और ये एकनाथ शिंदे जी ने खुद देवेंद्र फडणवीस से कहा। तो बार बार संजय राउत का कहना है कि वॉर चल रहा है, वॉर चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो कैसे आप इसको देखते हैं? आपने कहा संजय राउत जी का क्या अधिकार है कहने का, वो क्यों कह रहे हैं, ये तो उनका राजनीतिक एजेंडा वही जानते हैं। लेकिन ये स्वाभाविक है कि विधानसभा का चुनाव, ये तो कहीं विवाद है नहीं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में महायुति ने लड़ा, और यह भी तय हुआ उसी समय कि चुनाव के बाद तीनों दल के नेता आपस में बैठेंगे, एक सर्वमान्य व्यक्ति जो भी होगा उसको मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे। और वो आपने देखा कल शपथ ग्रहण हो गया, उसमें कोई विवाद है नहीं। हम लोगों ने बहुत ही सहजता के साथ, समन्वय के साथ ये निर्णय लिया है। और वो अब महाराष्ट्र की जनता की सेवा में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं, उन्होंने कल सार्वजनिक रूप से शपथ भी ले ली ऐतिहासिक आजाद मैदान में। तो कहाँ विवाद है? अब संजय राउत जी क्या कहते हैं या उनके पास दूसरा कहने के लिए क्या है? आज वो विरोधी दल के नेता चुनने लायक की संख्या उनके पास नहीं है, तो बेचारे वो क्या बोलेंगे? पांडे जी, मैं आपके पास आऊं। पांडे जी, केजरीवाल जी ने आज कंप्लेन किया था कि देखो बीजेपी का मॉडस ऑपरेंडी देखो, दिल्ली में भी यही चाल चला है। दिल्ली में भी बीजेपी ने एप्लीकेशन लिखा था और बहुत सारे लोगों को, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनको लिस्ट से निकाल दिया। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश चल रहा है? जो महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में होगा, पहले हरियाणा में हुआ। पांडे जी, ये क्या नकारेंगे आप? अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि यहां धांधली हो रहा है, चुनाव अब है दिल्ली में, तो अब धांधली चालू हो गया बीजेपी का। और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जो लोकल बीजेपी के नेतृत्व के एप्लीकेशंस हैं, लोगों के नाम हैं, और लोगों को भी लेकर के आए जहां पर यह कहा गया कि ये आदमी जो है ये मर चुका है, इसका देहांत हो गया है। वो लोग आकर के कह रहे हैं भैया हम तो जिंदा हैं, ये देख लीजिए हम तो जिंदा हैं, तो हमारा नाम आप क्यों निकाल रहे हो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से? तो क्या ये कूल एंड डेलिबरेट एक्ट है? और ये कूल एंड डेलिबरेट एक्ट आप पूरे देश में एक जबरदस्त तरीके से आप अपना रहे हो, पांडे जी। देखिए केजरीवाल जी, जो चुनाव आयोग के बारे में या ईवीएम मशीन के बारे में या अन्य घटनाओं के बारे में जो भी बातें कह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया तो वो चुनाव आयोग ईवीएम की बात करते हैं। मैं केजरीवाल और विरोधी पार्टियों से, एनडीए अलायंस से पूछना चाहूंगा, जब झारखंड में आपका एनडीए अलायंस का दल जीतता है तब तो आपको ईवीएम खराब नहीं लगता, तब तो आप चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठाते, कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। जब आप जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत जाते हो तब तो आपने कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। अभी हाल पिछले लोकसभा का चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई और महाराष्ट्र में ही सीटें एनडीए अलायंस की बढ़ी, तब तो आपने कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं किया चुनाव आयोग पर और ईवीएम मशीन के ऊपर। तो अब
क्यों छाती पीट रहे हो? देखिए, ये इनका जो रोना है ये पूरे देश की जनता ने समझ लिया है। जब जब ये जहां जहां भी चुनाव हारते हैं तो इनका रोना शुरू हो जाता है, जीतते हैं तो इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। तो ये विरोध के लिए विरोध, जबकि ये देश के स्वास्थ्य के लिए, लोकतंत्र के लिए इस तरह की राजनीतिक बात नहीं है। मैंने हमेशा से ये मेरा भूमिका स्पष्ट रखा है, हमारे दल का, हमारे पार्टी का, कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विरोधी पक्ष की भी बहुत मजबूत रहना आवश्यक है, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर ही देश को, राज्य को आगे ले जाएं, ये हमारी भूमिका रहती है। आज आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री नवनियुक्त, उन्होंने बड़ी ही संजीदगी से कहा कि अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई भी विरोधी दल, मैं ये ऐसा नहीं मानूंगा कि उनकी संख्या कम आई है विरोधी पार्टियों की, तो मैं उनकी संख्या कम आई इसलिए मैं उनकी बात को महत्व नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं उनके हर उस बात का और हर उस विषय को पूरे महत्व देने की कोशिश करूंगा जो सही बात महाराष्ट्र के हित के लिए रहेगा, जनता के हित के लिए रहेगा। इस तरह का संजीदगी, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय और जवाबदारी की भूमिका देवेंद्र फडणवीस जी ने विरोधी पार्टियों के लिए आज रखा है। अपने कई इंटरव्यू में आपने अगर देखा होगा जी, तो जी, मुझे बोला उन्होंने। बहुत अच्छा लगा कि देवेंद्र जी ने कितने बड़े मन से, कितने खुले मन से उन्होंने अपने विरोधियों के भी जो सुझाव है, सूचनाएं हैं, उनको ग्रहण करने की अपनी भूमिका स्पष्ट की। तो और विरोधी बहुत पार्टी सभ्य तरीके से बोला कि विरोध के लिए विरोध नहीं होना जी। चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि राहुल गांधी जी से मेरा ये सुझाव है कि आप चलिए, आप ईवीएम के ऊपर आप जो मर्जी बोल रहे हैं जरूर बोलिए, लेकिन आप जरा कुछ आत्ममंथन कीजिए, कुछ एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि कहां आप कम रह गए। सीधी बात है ना सर, ऐसी बात तो नहीं है। और दूसरी चीज अगर आप देखें महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ है, वेरी फ्रैंकली, मैंने तो पहली बार देखा क्योंकि महाराष्ट्र के कितने चुनाव में कवर कर चुका हूं, कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ढोने साहब ये सुनने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ एक इलाके की पार्टी नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो अब वोट शेयर है और उनका जो वोट लैंडस्केप है, एरिया जो है उनका, इट इज द एंटायर महाराष्ट्र सर, विदर्भ, मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, खानदेश, इवन कोंकण, मुंबई में तो खैर पहले से ही स्ट्रांग थे, ऐसी बात नहीं है। सर कोंकण में हमने क्लीन स्वीप किया है ये सर, लेकिन यही मैं पूछ रहा हूं आपसे पांडे जी, तो इस विषय के बारे में जरा आप बताएं, उसके बाद मैं ढोने साहब के पास जाता हूं कि ये कैसे हुआ। हाउ डिड योर फुटप्रिंट इंक्रीज टू इंक्लूड द एंटायर महाराष्ट्र? पूरा फुटप्रिंट जो है अभी भारतीय जनता पार्टी का पूरे महाराष्ट्र में है। बाकी सब पार्टियों के लिए इंक्लूडिंग व्यास जी की पार्टी खतरे की घंटी है साहब, वो अलग बात है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बताएं सर, ये कैसे किया, बोलिए। देखिए, इसमें 4-5 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है राजू जी। मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बहुत ही मजबूत किया और संगठन को बहुत ही व्यापक बनाया। हमारा जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन था वो बूथ पर था। बूथ सक्षमीकरण का हमारा अभियान चला, पन्ना तक पहुंचे। हर एक जो यादी होती है, मतदार की, चुनाव की यादी होती, लिस्ट होती है, उसके प्रत्येक पेज पे हमने एक एक पन्ना प्रमुख नियुक्त किया था और हमने हर एक बूथ में 1+30 का हमने स्कीम किया था। 1+30, एक बूथ पर हमारे 31 पदाधिकारी होते थे बनाए, उनके हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उनके माध्यम से उस हर बूथ में रहने वाले जो अलग अलग समाज के लोग थे, अलग अलग बुद्धिजीवी लोग थे, मतदाता थे, चाहे वो युवा थे, चाहे महिला थे, चाहे किसान थे, चाहे कामगार थे, सभी वर्गों के हमने सबको टारगेट किया। जो लाभार्थी थे किसान सम्मान निधि के, जो लाभार्थी थे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं से, हमने उनसे भी संवाद साधा। संवाद, संपर्क और सेवा, ये भावना लेकर हमने संगठन को व्यापक बनाया, संगठन को मजबूत किया। ये एक प्रमुख कारण रहा। दूसरा कारण ये रहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं रही, उस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर, जन जन को लाभ पहुंचाकर, उनको लाभार्थी बनाकर उनको हमने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा। तीसरी बात, हमारी जो महायुति की राज्य सरकार की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं के माध्यम से, सेवा योजना के माध्यम से, विकास की योजना के माध्यम से हमने लोगों को जोड़ा।
और आपने देखा होगा कि लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ने हमारी इस महायुति की जीत में बूस्टर का काम किया है। दुरुस्त बात। माताओं Correct. माताओं बहनों ने हमें खुले जी। मतलब आशीर्वाद दिया। और चौथी बात इस चुनाव में कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार की बहुत बड़ी भूमिका इस चुनाव में रही है। आप मानेंगे नहीं, हर बूथ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक संघ परिवार के हमारे जो कार्यकर्ता अपना सर्वस्व समर्पित करके तन मन धन से महाराष्ट्र में जबरदस्त। भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार को लाने के लिए तो अपना तो संपूर्ण बड़े साहब, तो क्या इनका कहना, पांडे जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का हर चीज को रिजेक्ट कर दिया, पंचसूत्री रिजेक्ट हो गया, लोकतंत्र खतरे में है रिजेक्ट हो गया, जाति जनगणना बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ है राहुल गांधी जी ने कहा, 50% कैप हम लोग उठाएंगे राहुल गांधी जी ने कहा, और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जो किसान के लिए 3 लाख का वेवर है वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट जिसको नहीं मिला 4000 का भत्ता देंगे वो भी रिजेक्ट कर दिया, महालक्ष्मी योजना तक 3000 रुपया वो भी रिजेक्ट कर दिया। धोने साहब, यानी आप राहुल गांधी जी का हर चीज को नकारा है लोगों ने। धोने साहब, अभी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार थी और उन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी में जैसे लोगों का इलेक्शन भी थोड़ा आगे ढकेल दिया, आखिरी स्टेज तक लेके गए। 20 नवंबर को किया, 26 नवंबर के पहले नई विधानसभा अस्तित्व में आनी चाहिए थी, लेकिन 26 नवंबर के पहले हुई नहीं। इसके पहले जब पिछले बार भी 26 नवंबर को पहली बैठक हुई थी, तो इन्होंने 20 नवंबर को क्या पूरा टाइम लिया, इसलिए टाइम लिया कि लोगों के खाते में पैसे डाल सके। तो इन्होंने पैसे डाल दिए लाडली बहन के योजना के अंतर्गत, किसानों को भी दिए। तो ये पैसे आने के बाद लोगों, और इन्होंने क्या किया कि ऐसी अफवाह फैला दिए कि जब हमारी सरकार नहीं रहेंगी तो ये पैसे बंद हो जाएंगे। तो लोग अभी देखिए, ये जो महाराष्ट्र का निकाल आया, जो रिजल्ट आया, जो महायुति को श्रेय यानी जो ये मिला, बड़ा विजय मिला, उसका श्रेय मैं देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को। वो इसलिए कि उनके राज में देश की माली हालत इतनी खराब हो गई, लोग इतने गरीब हो गए कि एक घर में 3-3 हजार रुपए भी आ गए तो लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ी सहूलियत। तो इस तरह के ये जो देश में अभी ये लोगों को बर्बाद होने का, गरीब करने का जो काम मोदी जी के राज में 10 साल में हुआ, तो उसका एक उदाहरण है कि 3,000 एक घर में आए, 4,500 एक घर में आए, तो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो हमारा हो जाएगा। तो ये लोगों ने पैसे अपने बंद हो जाएंगे अगर इनको अपन ने वोट नहीं दिया, तो ये डर से लोगों ने वोट दिए है, मैं आपको बता दूं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। हाँ सर, ये तो चलो बात हो गई, ये तो ये आपने पहले भी बोला है यहीं पर इसी शो के दौरान। ये सर आपकी एक बहुत बड़ी संस्था हुआ करती थी, यानी कांग्रेस की, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, जो गांधी जी ने खुद बनाई थी, उसका नाम था सेवा दल। आज सेवा दल कहीं दिखता नहीं है सर, माफ कीजिएगा। सेवा दल के जितने भी लोग हैं, आप जैसे आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, वो भारतीय जनसंघ के लिए पहले और भारतीय जनता पार्टी के लिए 1980 के बाद काम किया करती थी और काम कर रही है। वैसे ही आपके सेवा दल के जितने वॉलंटियर्स थे, वो हर जगह पर जाकर के लोगों से संपर्क साधते थे, हर जगह पे जाते थे, ऑफिस के अंदर अवेलेबल हुआ करते थे। लोगों की अगर कोई भी समस्या होती थी, सोशल समस्या हो, कोई भी समस्या हो, पुलिस स्टेशन से समस्या हो, राशन कार्ड की समस्या हो, राशन की दुकान पे अगर राशन नहीं मिल रहा, टेलीफोन की, खैर आजकल तो खैर टेलीफोन की समस्या कोई होती नहीं है, लेकिन मैं तो उस दौर की बात कर रहा हूँ, MTNL वगैरह की बात कर रहा हूँ, MTNL के भी पहले की बात कर रहा हूँ। ये सब लोग अग्रसर हुआ करते थे कांग्रेस के लिए काम करने में। आज की तारीख में सर, वेयर इज दैट डेडिकेटेड वर्कफोर्स, जो एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स हुआ करती थी आपकी कांग्रेस की? आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को एक बार फिर उसको पुनर्जीवित करना चाहिए? कांग्रेस को एक बार फिर गांधी जी का जो तरीका है वो दोबारा अपनाना चाहिए, जो कि अभी आरएसएस ने अपनाया है। एक घर में संपर्क किया है आरएसएस ने सर, और संघ परिवार ने एक घर में, भले वो गांव हो या शहर हो, 3 बार गए हैं। संघ परिवार के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता एक वोटर के घर में 3 बार गए हैं सर। कांग्रेस के लोग एक बार भी नहीं आए हैं। अब आप बोलें सर, आपको लगता नहीं है कि एक बार संस्था को, संगठन को पुनर्जीवित करके उसको ज्यादा ताकतवर बनाने की आवश्यकता है कांग्रेस को? नहीं, सही बात है। देखिए,
ऐसा है कि ये गलती तो हुई है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ लाडली बहना पे ये हुआ, ये यूए में कुछ गलती जरा नहीं है। जोर से बोलें सर प्लीज। ऐसा है कि अगर पूरा महाराष्ट्र में सीटें आई है, 47 सीटें आई, वो 47 लोग कैसे जीते? कुछ ना कहे पूरे 288 तो भाजपा जीती नहीं, 47 तो महाविकास आघाड़ी के भी आए। जी। तो ऐसी स्थिति में भी जो लोग आए उन्होंने क्या किया वो भी देखना चाहिए कि जी। उनका काम करने का तरीका क्या था। तो इसमें भी चिंतन होना चाहिए। गलती हुई है कांग्रेस की भी, हमारे संगठन में कुछ हो सकता है, या ओवर कॉन्फिडेंस में गए लोग कि अपनी तो सरकार आ ही रही है, क्योंकि महायुति के बारे में लोगों के दिल में बहुत बुरी भावना बन गई थी जो लोकसभा में दिख गई थी। तो अभी 5 महीने में इतना क्या बदल होगा ऐसा लग रहा था, और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में लोग थे कि नहीं ऐसा तो कुछ होगा नहीं, और गलतियां हुई है। और प्रचार जो है वो भी थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो ये है। और अभी जो पांडे जी ने जो बताया कि वो उस तरह से काम करना चाहिए, तो बात सही है, कुछ गलतियां हुई है। लेकिन देखिए 6 महीने पहले यश मिला और 6 महीने के बाद पूरा उसका एकदम विपरीत स्थिति हो गई। तो इसमें तो कुछ ना कुछ है, लोगों के जहन जो है, उनका जो मत है, इतने जल्दी इतना कैसा बदल गया एकदम। इसके पीछे भी आपने सोचना चाहिए कि ऐसा कैसा हुआ, ये भी आप बोलिए। तो उसका कारण यही है, मेन लाडली बहना का है। और बीजेपी का कुछ प्लानिंग भी है, उम्मीदवार डालते हुए देखिए। कांग्रेस का एक है, कांग्रेस जीतने हारने से ज्यादा देखती है कि हर एक समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बीजेपी ने 50% तो कुणबी मराठा को टिकट दिया, 50% के ऊपर भी दिया कुणबी मराठा को। और कांग्रेस ने क्या किया, यहाँ मुस्लिम देना जरूरी है, एक धनगर देना जरूरी है, एक माली देना जरूरी है। हमने बोला नहीं आ सकते, चुन के जीत नहीं सकते, सीट हार जाएंगे, लेकिन नहीं बोले ऐसा सब समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये ऐसे चक्कर में सीटें हार गई, ये भी हुआ है। और बीजेपी का ऐसा है, बीजेपी के देखिए मराठा एमएलए कितने हैं, कुणबी मराठा एमएलए। उन्होंने देखा कि जो समाज का कैंडिडेट जीत सकता है उसको टिकट दे दो, और कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग में रह गई। तो ये हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन अब चुनाव नहीं जीत सकते तो उसमें कुछ ना कुछ तो बदल करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अभी बचे कुछ है, आपको संभालना पड़ेगा धोनी साहब। ऐसे खबर है कि 16 में से और भी लोग टूट के वहां जाने वाले, और आपके बड़े मुखिया विजय विदेटीवार जी का भी नाम चल रहा है उसमें। तो नहीं ऐसा है, देखिए जो जीते हुए लोग हैं, ऐसे माहौल में भी जो जीते हैं, इसका मतलब उनके मतदार संघ में कांग्रेस के बारे में अच्छी राय है, महाविकास आघाड़ी के बारे में अच्छी राय है। तो वहाँ के लोग महाविकास आघाड़ी के फेवर में है, ऐसा है। तो इसलिए वो लोग नहीं करेंगे ऐसा। आपको लगता नहीं करेंगे? चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए सर, बोलिए प्लीज। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। पांडे साहब, आई थिंक डॉक्टर ढोने वांट्स टू से समथिंग। हाँ ऐसा है जी। इन्होंने जो बोला, शायद पांडे जी ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं, हमारे इसमें बहुत अच्छा तालमेल रहा। और कुछ तो भी बोले फेविकॉल का जोड़े, शायद व्यास जी ने बोला कि फेविकॉल का जोड़े। लेकिन शिंदे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि लोग मुझे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मानते हैं, लोग मुझे मानते हैं कि ये हमारा भाई है, लाडला भाई है और लाडली बहनाओं का भाई है, और लोग मुझे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नाते मानते हैं। और इतने कम समय में जो काम किया महाराष्ट्र के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उसके ऊपर कमेंट किए फडणवीस साहब। उन्होंने क्या बोला है कि मैं बेस्ट सीएम के लिए नहीं काम करूंगा, मैं जनता के लिए काम करूंगा। तो ये कहाँ फेविकॉल का जोड़ है? ये तो उनको क्रॉस कर रहे हैं शिंदे साहब को। हालांकि लाडली बहना की जो स्कीम है वो किसकी देन है? वो शिंदे साहब की देन है, उन्होंने लाई हुई योजना है वो। लेकिन उसका फायदा बीजेपी को ज्यादा मिला और शिंदे साहब को बाजू में कर देगा। तो ये ऐसा है कि कोई फेविकॉल का जोड़ नहीं है। जो संजय राउत साहब ने जो बोला, देखिए संजय राउत साहब के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ भी लगता हो, आरएसएस के लोगों को, लेकिन संजय राउत ऐसा गलत नहीं बोलते, एकदम ऐसा नहीं कि कुछ भी जैसा रामदास आठवले बोलते हैं वैसा नहीं बोलते। तो वॉर चालू है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू है वहां पर। हाँ ऐसा बोले वो, उन्होंने बात ये प्रदीप जी, ये दिखेगा आगे आपको, प्रदीप जी, आगे। लेकिन देखिए मैं बताऊं क्या संजय राउत जी क्या बोलते हैं? बोलिए 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 प्रदीप जी, हाँ बोलिए बोलिए। पांडे जी बोलिए ना। संजय राउत जी बोलते नहीं है, वो तो बोलते हैं, बट बोलापन है, लेकिन बोलने से ज्यादा वो कर देते हैं। और उन्होंने ऐसा कांड कर दिया कि बेचारे सीधे साधे उद्धव ठाकरे जी को ले जाके शरद पवार जी के गोद में बिठाकर उन्होंने शिवसेना को खत्म करने का कांड कर दिया। अब इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे और क्या करेंगे? रही बात, मैं जवाब देना चाहता था हमारे नहीं मैं बोलता हूँ आपको, देखिए ऐसा है,
मैं 10 सेकंड बोलूं क्या? 10 सेकंड पांडे जी को बोलने दीजिए ना सर। सर डोले जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी पांडे जी हाँ, बोलिए please। मैं आपको आपकी बातों को जोड़ते हुए मैं एक बात मेरी रह गई थी, उसको मैं बोलूंगा कि हमारे जो जीत में सबसे बड़ा कारण रहा, जो कि कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस को आत्मचिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, वो ये रहा कि देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने जो कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये महाराष्ट्र की जनता ने सुना। फिर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के ये कहा, बटेंगे तो कटेंगे, ये भी बहुत असर किया। तीसरा स्टेटमेंट आया महाराष्ट्र के अभी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सर्वोच्च महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का। उन्होंने क्या कहा? वोट जिहाद का जवाब हम धर्म युद्ध से देंगे। और ये तीनों जो स्टेटमेंट आए, ये क्यों आए? क्योंकि कांग्रेस और एनडीए अलायंस पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, और इस महाराष्ट्र की जनता को भी एक समाज का तुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। जब अगर कोई डीएमके जैसा पार्टी हिंदू समाज को डेंगू मलेरिया कह के उसका संपूर्ण नाश करने की बात करेगा, तो हिंदू समाज उद्वेलित होता है। आज हिंदुओं को हिंसक राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा, संसद में कहा, नहीं कहा हिंसक बोले, हिंसक उन्होंने आरएसएस वालों को बोले। भगवा आतंकवाद का शब्द जो गढ़ा, वो कांग्रेस पार्टी ने गढ़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने दायर सर किया। वो विड्रॉ कर लिया था। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का बहिष्कार कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस ने कहा। मेरे पास ऐसे 100 हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी गतिविधियां जो कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस ने किया, हिंदू बहुसंख्यक समाज के खिलाफ कृत्य करना, बोलना, ये कांग्रेस और एनडीए अलायंस को बहुत भारी पड़ा। और हिंदू समाज, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, योगी आदित्यनाथ जी के अपील को स्वीकार किया और हिंदू समाज एकजुट हुआ है। और एकजुट होकर उन्होंने महाराष्ट्र में ये ईवीएम ब्लास्ट किया है। मैं तो कहता हूं, आपको ये लग रहा है अभी तो 50 से 60% हिंदू एकजुट हुए हैं, तो ये परिणाम आया है। जिस दिन 80%, 100% हिंदू समाज एकजुट होगा भारतीय जनता पार्टी महायुति के झंडे तले, उस दिन ईवीएम सही में ब्लास्ट होगा और वो 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम में मिलेगा, दिखेगा। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। एक नाथ शिंदे जी ने क्लियर कट कहा कि मैं जज ने भी उस पर अपने बात को रखा है कि ईवीएम पर टिप्पणी उठाना ये गलत बात है। ईवीएम अब नई जो दौर है, नए दौर में, टेक्नोलॉजी युग में, वो एक सही उपकरण है और इसका उपयोग हो। व्यास जी एक नाथ शिंदे जी ने क्लियर कट कहा कि देखो, मैं सीएम था जब भी कॉमन मैन था, सीएम था जब भी कॉमन मैन था, अभी डेप्यूटी सीएम है तो भी डेडिकेटेड कॉमन मैन, डेडिकेटेड कॉमन मैन, पांडे डेडिकेटेड कॉमन मैन। व्यास जी की बात, डेडिकेटेड कॉमन मैन अपने आप को सीधा डिक्लेयर कर दिया व्यास जी। मगर इसमें कोई दो विचार नहीं है कि असली सेना कौन है। 57 आप लेके आए, जो ओरिजिनल सेना आपका है, जो पूरे स्कीम जो महायुति जीत के आए, महायुति जो स्कीम्स के दोनों साहब गिनाए थे, लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, लाड़का शेतकरी, अन्नपूर्णा, 10 स्कीम लेके आप गली गली आपके लीडर्स जाके लोगों से मिले। इसमें दो राय नहीं है कि एक नाथ शिंदे जी ने लीड किया था महायुति में, तो थोड़ा बहुत मन में ये लोगों में विचार है कि इतना सब करने के बाद तो क्या ये अभी भी वो हैंगओवर है व्यास जी? नामबिहार जी, जब गठबंधन की राजनीति में आप कोई काम करते हैं राजनीतिक रूप से, तो निश्चित रूप से गणित अपना काम करता है और संख्या बल जिसका ज्यादा होता है उसका विचार राजनीति में जब हम कोई स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे सरकार बनाने का हो या आपस में काम करने का हो, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और ये चीज तो चुनाव के पहले ही घोषित रूप से थी कि चुनाव भले हम लोग एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में लड़े, लेकिन चुनाव के बाद तीनों दल के नेता बैठ करके मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे, वही हुआ। तो इसमें आपस में विवाद की कोई जगह है नहीं। अब रही बात शिंदे जी के कार्य करने की तरीके से, तो वो ठीक है, वो उनके पूर्वत मुख्यमंत्री के जैसे फेसबुक लाइव तो रहे नहीं, वो फेस टू फेस थे, एवरीवेयर एनीवेयर।
सुबह कहीं शाम को कहीं जनता के बीच उनके सुख दुख के दोपहर साथी में बने रहे। कहीं। अब ठीक है, मैंने जैसे आपसे कहा कि प्रजातंत्र के अंदर आखिर में अंतोगत्वा संख्या बल देखा जाता है, और गठबंधन की राजनीति में जब आपस में फैसला होता है तो उसका एक अपना महत्व होता है, और उसी के चलते एक फैसला हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिसको हम सबने सहजता के साथ सहर्ष स्वीकार किया है, और उनके नेतृत्व में काम करेंगे। व्यास जी, एक सवाल है आपसे। मैंने अभी अभी पांडे साहब से पूछा था, वो आपने सुना भी होगा। सर, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो फुटप्रिंट है पूरे महाराष्ट्र में आ गया है। इट इज वेरी 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 इंप्रेसिव। मतलब इतनी इंप्रेसिव ग्रोथ हुई है भारतीय जनता पार्टी की। हैट्स ऑफ टू हूसोएवर हैज प्लान्ड इट। अपने देवेंद्र फडणवीस साहब, डॉक्टर अतुल लिमाये और बाकी जितने भी लोग आज की तारीख में, इंद्रेश कुमार जी और बाकी जितने भी लोग आज की तारीख में जो पीछे बैठ करके काम कर रहे हैं, उन्होंने जबरदस्त काम किया है। सर, इसमें खतरा तो आपको भी है। Your footprint might also decrease because of the growth of the BJP. It's a very valid question, sir. व्यास साहब, बजाज जी, वैज जी, दोनों साहब, आई एम कमिंग टू यू। वन नहीं नहीं सेकंड। वैज जी, एक मिनट सिर्फ एक मैं जवाब दे दूं पहले या डॉक्टर साहब पहले? नहीं, मैं एक मिनट बोलता हूँ। बजाज साहब को ही मैं आगे लेके जाता हूँ। देखिए, अमित शाह साहब ने बोले थे कि 2029 का जो इलेक्शन रहेगा वो बीजेपी अकेली 100% खुद के सत्ता आएंगे, ऐसा बोले थे। यानी उन्होंने अगला इलेक्शन तय किया कि बीजेपी की सरकार सेपरेट आएगी। बस अब आप बोले ना, मैं उसमें कोई विवाद है नहीं, उन्होंने बोला था। ठीक है। अच्छा, अभी बजाज जी ने जो भाजपा की कार्य प्रणाली और किस तरह से चुनाव लड़ते हैं उसकी जिक्र की। बजाज जी, हम लोग करीब 82-83 सीट पे चुनाव लड़े, और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे से प्रेरणा लेकर के हम लोग अपने राजनीतिक जीवन को जीते। उनका कहना था 80% समाज कार्य करो और 20% सिर्फ राजनीतिक गतिविधियां करो। अब वही शिंदे जी ने 2.5 साल में करके दिखाया, और उसके चलते एक मजबूत नेता के रूप में वो उभरे, और जनता ने उनको एक सही सच्चे शिव सैनिक के रूप में लिगेसी को आगे बढ़ाना बाला साहब की उसके रूप में प्रस्तापित किया। अब जो काम करने का तरीका आप बता रहे हैं बजाज जी, देखिए, हमको कम सीटें लड़े। बीजेपी करीब 142-43 सीट पे लड़ रही थी, हम 81 सीट पे लड़ रहे थे। मैं अब हमारा काम करने का तरीका बताऊं। मैं आपके सामने राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लेकिन हमको भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जितना भी काम आप करें, लेकिन आप अपने बूथ पे और बगल वाले बूथ में जाकर के डोर टू डोर काम करेंगे। और हमने किया। एक बूथ में 1 वोट की प्लस दिलाई, एक बूथ में 99 वोट की प्लस दिलाई। ये और उसी तरह से मुख्यमंत्री जी की अपनी धर्मपत्नी और उनके बेटे की बहू एक घर में गई, पोखरी, जहां से वो थाना में चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी उनका बेटा कल्याण के हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा था। तो ये हमारे ऊपर भी दायित्व था कि हम लोग किस तरह से काम, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। युद्ध के मैदान में जनरल भी गोली खा सकता है, सिपाही भी गोली खा सकता है। हम सब लोग अपने आप को एक सिपाही मान करके मैदान में उतरे थे, जनता के बीच में गए, उनका विश्वास हमने जीता। और वहां दूसरी तरफ कांग्रेस का जो हाल था, वो हर दूसरा नेता मुख्यमंत्री अपने आप को देख रहा था। तो मुख्यमंत्री जब देख रहा था तो बगल वाले को उसको टांग मार रहा था कि ये कहीं आगे नहीं बढ़ जाए, बाला साहब कहीं आगे नहीं बढ़ जाए, संगमनेर से पृथ्वीराज बाबा कहीं आगे नहीं बढ़ जाए तो इनको गिरा दो। अब ये उनका आपस का खेल है, तो उस तरह का कोई खेल हमारे में था नहीं। हमारे में तो जिम्मेदारी थी कि आप चाहे संगठन का कितने भी बड़े स्तर पे काम करो, लेकिन जब लौट के घर पे आओ तो अपने अगल बगल के बूथ में भी जाओ, उनके भाइयों बहनों से मिलो और कोशिश करो वहां पे प्लस मिले। वो देखा सर, यही प्रयत्न था जो हम लोग ये सफलता हासिल कर। अच्छा, दूसरी चीज सर, अब एक और चीज, क्योंकि जो मेन सवाल था उसका जवाब आपने दिया नहीं, शायद आप देना नहीं चाहते, अभी बाद में देंगे। मेन सवाल यह था कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से जो शिंदे सेना के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, लेकिन उसके बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, उसकी बात नहीं। नहीं, मैं बजाज जी, उसमें कोई मुझे कोई हिचक नहीं है उस बात में कहने के लिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा है तो शिंदे सेना का भी प्रभाव बढ़ा है, वो घटा नहीं है। शिंदे जी 40 विधायकों को लेकर के आए थे अपने साथ, और 57+3 नवनिर्वाचित दूसरे छोटे दलों के या निर्दलीय विधायकों ने घोषित रूप से उनको समर्थन दे दिया शिंदे जी को। तो अब हमारी भी संख्या 60 है, तो प्रभाव तो हमारा भी बड़ा है। हम लड़े मैं उसी पे आ रहा हूं।
सर उसी पे ये आ रहा नहीं कि हमारी निश्चित रूप से विचारधारा हमारी अलग है, कार्यप्रणाली हमारा अलग है, इसलिए अलग दल है, नहीं तो मर्ज हो जाते एक साथ। तो Correct. जब अलग अलग दल लेके चल रहे हैं, इसका मतलब हमारी कार्यप्रणाली अलग है, विचारधारा अलग है, हम साथ में गठबंधन में काम कर रहे हैं और जब तक गठबंधन में है मजबूती से काम करेंगे। तो यहाँ पर एक और सवाल सामने आता है। आदरणीय सम्मानीय उद्धव ठाकरे जी के पास अभी 20 विधायक हैं, सुनने में यह है उसमें से 18 आपके पास आ रहे हैं, क्या ये सही है? अब वो अगर मान लो ये सही भी होगी तो उसकी चर्चा में आपके चैनल पे, माफ कीजिएगा, नहीं ये कर क्या है? पाऊंगा। अरे यार आप तो क्योंकि दोस्त हैं, कुछ हम तो आपको राजनीतिक- मित्र समझते कुछ हैं। राजनीतिक फैसले भविष्य के गर्भ के लिए छोड़ देने चाहिए। जब डिलीवरी होगी तो थाली बजा के बता दिया लेकिन- जाएगा लेकिन- कि आज इनका प्रवेश हो रहा है। बट द फैक्ट इज दिस व्हाट वी हैव हर्ड, और ये विश्वसनीय सूत्रों से मालूम पड़ा है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो 20 विधायक हैं उसमें से 15 से 18 आज इच्छुक हैं कि कब वहां से इंडिकेशन आए और कब हम शिवसेना में जाएं, यानी शिंदे सेना में जाएं। ये विश्वसनीय सूत्रों से मालूम पड़ा है। बजाज जी मैं माफी चाहता हूं, आज की तारीख में अब शिंदे सेना कहना थोड़ा सा शिवसेना, चलिए अन्याय शिवसेना, होगा। शिवसेना, शिवसेना। हम आधिकारिक सर, 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 चाहे शिवसेना। जनता द्वारा, चाहे शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, शिवसेना। चाहे इलेक्शन कमीशन द्वारा जी। ऑफिशियली शिवसेना मान लिया गया। शिवसेना, तो शिवसेना। मेहरबानी करके आपसे विनती है कि अब हमको शिंदे सेना न कहा जाए, आदरणीय बाला साहब की शिवसेना ही मान लिया जाए। चलिए शिवसेना। प्रदीप जी, पांडे आपको जी, पूछ रहे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी ने क्लियर कट कहा करप्शन बाय अडानी डिस्कस होना चाहिए, आप डर गए। मणिपुर वायलेंस में पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, आप डर गए। यूपी कम्युनल टेंशन जो आप दे रहे हैं, संभल और अलग अलग जगह पर आपने आरएसएस के बोलने के बावजूद कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, मगर फिर भी आप ढूंढ रहे हैं। तो इस चीज का डिस्कशन कांग्रेस चाह रहा है और आप जानबूझकर डिस्कशन हो नहीं दे रहे। आंदोलन रास्ते पे आ गए राहुल गांधी जी। पांडे जी, प्रदीप जी, करप्शन के बारे में कांग्रेस को बोलने का हक ही नहीं है, वो अपना अधिकार खो चुकी है, क्योंकि करप्शन के लिए कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा पहुंचता है। 85% भ्रष्टाचार का स्वीकार ये देश के कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वीकार किया था। उसके बाद 100 से ज्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने किए। 1,56,000 करोड़, 76,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम, आदि आदि। एक विषय का मैंने जवाब दिया। दूसरा, जो इन्होंने संबल की बात कही, भैया वो बरी किया, आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं ज्यादा हुआ। दंगे स्पेक्ट्रम हिंदू घोटाले में बरी किए गए, वो जज के बाद दंगे इन्होंने कराए और बरी को कैसा? इन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया। हिंदू समाज को बहुसंख्यक समाज को दरकिनार लगाने के लिए, उनको हमेशा मनोबल गिराने के लिए, और मनोबल गिराने का काम और हिंदू समाज की भावनाओं को कुचलने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किया। इसलिए आज भ्रष्टाचार हो या दंगे हैं, इन विषय पर कांग्रेस पार्टी को उनको कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं, नैतिक अधिकार ही नहीं है बोलने का। अगर वो बोलते हैं तो पहले इनको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि इन्होंने कितने बड़े बड़े पाप किए हुए हैं। सर, मणिपुर- बड़े पाप किए हुए, सर, पहले मणिपुर- इनको अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी पे किसी जी। भी प्रकार से उंगली उठाए। पांडे जी, आज मणिपुर- देश मणिपुर। के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का सर पूरी दुनिया में ऊंचा हो गया है। आज हम रक्षा का विषय अगर देखते हैं, विदेश नीति देखते हैं, आज पूरी दुनिया के आज श्री नरेंद्र मोदी अपनी जी जमीन पे पांडे कब्जा जी, कर लिया। आज क्या वो बात कर रहे हैं? दुनिया पांडे की जी, नेता मणिपुर- है, चाइना ने दुनिया जाती की भारत की उनसे जमीन पे अपेक्षा कब्जा करती है। कर लिया। सर, मणिपुर 2 साल से चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं रशिया के आप? पुतिन ने हाँ, सब गलत यूक्रेन बात और है। रशिया के वार के बीच और में ये इसे कहा कि आपने अगर सूत्र नरेंद्र मोदी जी घोटाले चाहें की तो तो बात वो की है। बचाव कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी नहीं, बड़ी बात भाजपा है। वाले बोलते बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छा रक्षा में भाषण देते हैं, लेकिन बहुत झूठ बोलते कांग्रेस हैं। ने देश को कितना पूरा पीछे झूठ रखा बोल रहे हैं। आज रक्षा उपकरण बनाने का काम हम कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं। सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। शैलेश ये पांडे रक्षा जी। उपकरण जिसको
जिस अदालत को डॉक्टर ढोले, एक सेकंड सर। रिलायंस वाले को जिसका कोई अनुभव नहीं उसको राफेल का दिया था कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्टर ढोले, एक सेकंड। हम 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने जा रहे जी। हैं, दुनिया की तीसरी महा अर्थव्यवस्था बाय मे भैया वो मई आपके अधिकारियों ने बताया बनने सेंट्रल जा रहा है। होगा। देश की माली हालत बहुत खराब हो गई। बन रहा है, सोने की चिड़िया बन रहा है, और मैं इसलिए देश के सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक बार शैलेश पांडे जी एक सेकंड, जरा मणिपुर पे भी 2 लाइन बोल देना सर। 2 साल से मणिपुर की हालत खराब है सर, बोलेंगे कुछ क्या प्लीज शैलेश पांडे जी? बोलिए। शैलेश पांडे जी, मणिपुर पे भी 2 लाइन बोल देना सर। 2 लाइन नहीं, 200 लाइन बोलूंगा, और आपके चैनल पे मैं कई बार बोल चुका हूँ। बोलिए ना सर प्लीज। हाँ, ऐसा है। सुनिए ढोले जी, मणिपुर पर जब जब विषय आया है, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने संसद के अंदर अपने बयान दिए हैं, और मणिपुर में वहां खुद जाकर उन्होंने वहां के लोगों से मिले। वहां जो 2 अलग अलग ग्रुप है, नागा और मैतेई, उनसे भी मिले। उनसे कई जो नागा इन्वॉल्व नहीं है उसमें, सुनिए नहीं, कई जो उग्रवादी संगठनाएं थे उनको सरेंडर कराने का काम किया है। अभी भी वहां पर सद्भावना बनाने का काम देश के यशस्वी मंत्री अमित शाह जी कर रहे, और प्रधानमंत्री जी की पूरी नजर है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संसद के अंदर मणिपुर की अवस्था पर और वहां पर जो भी बातें थी वो संसद में भी देश को संबोधित किया है, और हमारा प्रयास हमेशा से ये रहा है कि मणिपुर शांत रहे। मणिपुर के साथ सबसे बड़े नेता ही झूठ बोलते हैं। मोदी जी से झूठ बोलने का जो है ना, शुरुआत इनका निचले लेवल के कार्यकर्ता से लेके मोदी तक इतने झूठ बोलते हैं लोग, क्या बोलना। सर, झूठ बोलने का ठेका तो आपने ले लिया था, इसीलिए जनता ने उठा दिया। देखिए राहुल गांधी के बारे में बोले कि इन्होंने हिंसक बोला, क्या बोला इन्होंने? राहुल गांधी ने क्या बोला था? सुनिए पांडे जी, राहुल गांधी ने बोला था लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, बोलने का मौका ही हिंसा नहीं करते हैं। देश ये की किसके जनता। लिए बोला है? उन्होंने बोले लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंसा करते हैं। ये भाजपा के लिए बोला था कि भाजपा और आरएसएस वाले खुद को हिंदुत्ववादी बोलते। उन्होंने हिंदू लोगों को नहीं बोला था, उन्होंने आपकी पार्टी को बोला था कि आप हिंदुत्व की बात करते हो और हिंसा करते हैं। हिंदुत्व में कई अरे तो हमारे पार्टी में करोड़ों हिंदू है, तो वो क्या हिंसक है क्या? अरे क्या बात करते हैं आप? नहीं, आपके लोग हिंसक है। हिंदुओं को बोला, आपके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हिंसक है। आप हिंसक है। वो जो बोले उन्होंने, वो जो लालू प्रसाद जी ने बोले थे कि ये पता है, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, करोड़ों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है, करोड़ों संघ परिवार के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आपके कार्यकर्ता ने गांधी जी को गोली मारी थी। आपके कार्यकर्ता ने नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। इसके अलावा भी सभी हिंदू है। गांधी जी हम तो ये कहते हैं गोली मारने वाला कौन था? नाथुराम गोडसे आरएसएस सारे का था। हिंदुओं को गाली दिया, सारे हिंदुओं को हिंसक कहा। नहीं, सारे आरएसएस वाले को गाली दी है। आरएसएस वाले और भाजपा वालों को बोले कि हिंसक है, हिंसा फैलाते हैं। आज आपने इस स्टेज पे बोला, अरे हिंसा तो आपने फैलाई साहब, मुझे नहीं, बताइए, सब की बात किसने किया? अभी आपने बोले ऐसा है, कटेंगे तो आपने कटेंगे 5,000 तो कटेंगे। की निर्ममता से हत्या की नहीं। कौन देश कौन की काटा? आजादी के बाद जो दंगे कटेंगे हुए, तो कटेंगे। उसमें 10 लाख हिंदुओं की हिंसा हुई कि नहीं हुई? कहाँ हुई? कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई कि वो नहीं आपके राज में हुई, कांग्रेस के राज में नहीं हुई, आपके सरकार में हुई भैया। से ज्यादा दंगे हुए, उसमें भाजपा के आरएसएस के जगमोहन उस वक्त राज्यपाल थे और आपके सपोर्ट से वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। तो हिंदू कश्मीरी लोगों की हत्या हुई, उसमें सबसे बड़ा दोष भारतीय जनता पार्टी का है। आई थिंक कांग्रेस पार्टी ने इस देश सर ऐसा है, हिंदुओं का शैलेश पांडे जी और डॉक्टर भाजपा ने किया है, खून बहाया। ये अमित शाह जो है वो इन्होंने बराबर बोले कि नरभक्षक है। बहुत लंबा, ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा सर। मुझको ये लगता है कि सभी पार्टियों को मिलकर के इसका हल निकालना चाहिए। सर है तो सब भारतीय। अरे शैलेश पांडे जी, है तो सब भारतीय ना, सब भारत के ही लोग हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों को मिलकर के, अरे शैलेश पांडे जी सुनिए तो सही, हमारा हिंदू लोगों पे बहुत विश्वास है। सुनिए, आपको एक बात बोलता हूँ, नहीं, हिंदू है ना, इस देश के हिंदू भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है।
एक मिनट शैलेश पांडे जी, एक सेकंड, एक सवाल मैं पूछ लूं। हिंदू भाजपा के अरे खिलाफ डॉक्टर ढोने एक सवाल का जवाब तो दें हिंदू सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। शैलेश पांडे जी एक सेकंड, शैलेश पांडे जी आप ही की बात कर रहा हूँ। वजह साहब, अरे शैलेश पांडे जी आप ही की बात करने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी को दोष शैलेश पांडे जी एक सेकंड, बस एक सेकंड। डॉक्टर ढोने 1984 नवंबर में 1984 नवंबर में 4,500 सिखों की निर्मम हत्या हिंदू हुई। समाज भाजपा के कांग्रेस खिलाफ की है। सरकार थी। मैं आखिरी बारी बताता हूं। तभी तो महाराष्ट्र में बहुसंख्यक नहीं, हिंदू समाज अरे ने शैलेश पांडे जी, एक सेकंड। महायुति की अरे शैलेश सरकार पांडे जी बनाई। अपनी सर शैलेश पांडे जी बात तो सुन लीजिए। बात सुनिए। ढोने साहब, जब आप बीजेपी को या संघ परिवार को हिंसक बोलते हैं तो 1984 आप भूल गए सर? नवंबर में मैं तो वहीं था, आप ही की सरकार ने मुझे जेल भेजा था। हाँ 6 सेडिशन के केस मेरे खिलाफ किए थे सर। 4,500 सिखों की निर्मम हत्या कांग्रेस के राज में हुई। आप बोल रहे हैं कि संघ परिवार जो है वो हिंसक है। सर मेरा मुंह मत खुलवाइए प्लीज। प्लीज ऐसा है। और उपमा भी और- बरगद का पेड़ गिर गया हो। और उसके बाद सर, उसके बाद भागलपुर। अरे सर सुन तो लीजिए, अरे सुनो तो सही सर। सर मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, ये सब कांग्रेस के राज की देन है डॉक्टर ढोने। मैं तो सब कवर कर चुका हूं सर, मैं बहुत पुराना पत्रकार हूं। प्रॉब्लम मेरी ये है। कौन करवाए? इनके ही शासन में हुए सब सारे हिंदुओं की हत्याएं तो उन्होंने करवाई। चलिए सर, थैंक यू सो मच हत्यारे जेंटलमैन। है ये कांग्रेस। Gentlemen, thank you so much. I hope the Congress revives the Seva Dal. I hope both the gentlemen sitting over here, Mr. Vyas and Mr. Pandey, I hope both their parties work really hard together for the improvement of Maharashtra, and I hope Dr. Dhone will play a very, very positive role as an opposition party in helping them to govern Maharashtra better. I hope that happens. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Great pleasure as usual talking to you. Namaskar, Jai Hind. Namaskar. You know, when you go back, तो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है सर। क्या है कि एवरी पार्टी इज गिल्टी ऑफ समथिंग और द अदर। Every party. Okay. Every. का भाई अब आप 1984 की बात करेंगे तो 2002 गुजरात की बात करेंगे किसी और स्टेट के साथ। So as a result of which what happens is I would love to ask the engineering, why do you have to put somebody's speech in my ear every time? कौन है भाई? ये कोई फिल्म स्टार बोल रहा है क्या? I think must be a favorite person of some of our people in engineering. In any event, मेरा ये कहना है, उम्मीद ये है प्रदीप जी कि बहुत ही जल्द ये पोर्टफोलियोज का मसला सॉल्व हो जाएगा। भले ही व्यास साहब कह रहे हों या पांडे साहब कह रहे हों कि कोई मसला नहीं है, एक्चुअली मसला तो है ना सर। सीधी सादी बात है कि भाई जैसे एकनाथ शिंदे साहब ने कहा कि एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपके पास ये पोर्टफोलियो थे, अब एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये पोर्टफोलियो मेरे पास आने चाहिए। तो आई थिंक दैट्स लॉजिकल। And he said, Very we are frankly. fighters, हम surrender नहीं करते, हम लड़के अपने मांगों को पूरा। That's what he said in his press जी, conference. दुरुस्त। We're not going to give up. We're going to fight it out. That's right, absolutely, absolutely. And Sanjay Raut, when he says it's a war out there, Russia versus Ukraine, he's not. That's an exaggeration, don't you think? जो भी है तनावपूर्ण स्थिति तो है, लेकिन हर प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो कोalition है, ये तो अलायंस है, 3 पार्टियां हैं। यहां पर तो तनावपूर्ण स्थिति होना लाजमी है, होती ही है। और एक सिंगल पार्टी में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है, लोगों के बीच में अलग अलग गुटों में बढ़ जाते हैं लोग। तो टू डिनाई दैट देयर इज एनी स्ट्रेस इज आई थिंक बीइंग वेरी वेरी 232 elected and 43 ministers are going to be there, and Yes. the fight is on. द फाइट इज ऑन। So Well, one out of every 5 probably. That's just about it from both Pradeep ji and myself. We must thank our viewers for joining us and appreciating what we do. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। There you go. वो बेल भी बज गई है। और कमेंट जरूर भेजें। प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स। We love to read whatever you have to say, all your responses, all your reactions. After all, this is your channel. Nation Now आपका चैनल है, हम लोगों का नहीं है, आपका है। That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.